My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम सभी लोगों ने चर्चा किया था मेजर मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरणीय शिक्षा की प्रमुख विधियां कौन कौन सी। उसमें हम लोगों ने देखा था कि शिक्षण विधि क्या क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरण का ज्ञान देने के लिए विद्यार्थियों को हम किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड था जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करना था, दैट वाज द डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि या परिचर्चा विधि। तो आज की क्लास में उसे शिक्षण विधि की चर्चा विधि या परिचर्चा विधि डिस्कशन मेथड की चर्चा करेंगे। हम लोग साथ में देखेंगे कि चर्चा विधि के घटक कौन कौन से हैं, चर्चा विधि जो है वो वाद विवाद से कैसे डिफरेंट है और चर्चा विधि की क्या क्या गुण हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, और अंत में पूरे क्लास से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग अभ्यास का कार्य भी करेंगे। I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. सबसे पहले पर्यावरणीय शिक्षा की जो प्रमुख विधियां हैं जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा किया था, मेजर मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसमें आता है डिस्कशन या चर्चा विधि, परिचर्चा विधि, सेमिनार या संगोष्ठी, वर्कशॉप या कार्यशाला, डायलॉग या संवाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान, फील्ड सर्वेज या क्षेत्र सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट्स या परियोजनाएं और एग्जीबिशन या प्रदर्शनी। इसमें से हम लोगों ने कहा था कि हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे डिस्कशन मेथड्स की या चर्चा विधि या परिचर्चा विधि की। प्रिय विद्यार्थियों, जो चर्चा विधि है या परिचर्चा विधि है यह शिक्षण की एक बहुत ही उपयोगी विधि है, बहुउपयोगी विधि है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज अ वेरी यूजफुल मेथड्स फॉर टीचिंग। जब हम लोग पर्यावरण शिक्षा की बात करते हैं, एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करते हैं, तो पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को पर्यावरण के जो कंसेप्ट है, पर्यावरण से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसको समझाने के लिए जो चर्चा विधि है, परिचर्चा विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, जब शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोग से किसी जटिल समस्या का समाधान तथा पारस्परिक आदान प्रदान एवं तर्क के माध्यम से पहुंचता है तो इसे हम चर्चा विधि कहते हैं। चर्चा विधि क्या है? चर्चा विधि वह एक ऐसी विधि है जिसमें जो कोई जटिल समस्या होती है, कोई विषय होता है, उस विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिलजुल करके पारस्परिक सहयोग से क्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन करने के बाद, चर्चा करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद वो किसी एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, किसी एक सहमति पर पहुंचते हैं, किसी एक परिणाम पर पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। व्हेन अ टीचर विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स रीचेस अ सॉल्यूशन टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थ्रू म्यूचुअल exchange and reasoning, then it is called discussion method। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चर्चा विधि या परिचर्चा विधि में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के पारस्परिक रूप से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अंत में जो है जो समस्या होती है उस समस्या के समाधान तक वे एक साथ पहुंचते हैं। चर्चा जो होती है, चर्चा में अध्ययन और तैयारी, विषय वस्तु का चयन और संगठन, विचारों का आदान प्रदान और सीखने की प्रक्रियाएं शामिल होती है। अर्थात जो चर्चा विधि है, डिस्कशन विधि है, इसमें सबसे पहले जो चर्चा का विषय है या जो टॉपिक है या जो समस्या है उससे रिलेटेड तैयारी करनी पड़ती है, उससे रिलेटेड कंटेंट को देखना पड़ता है कि विषय वस्तु क्या है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और उसके बाद जो है मेन होता है विचारों का आदान प्रदान। कक्षा में डिस्कशन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और उसके द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं। तो चर्चा में अध्ययन और तैयारी, विषय वस्तु का चयन और संगठन, विचारों का आदान प्रदान और सीखने की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। डिस्कशन इन्वॉल्व्स स्टडी एंड प्रिपरेशन, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड लर्निंग प्रोसीजर। अब ये जो चर्चा या परिचर्चा की जो प्रक्रिया है, ये कोई रैंडम या हाइपोथेटिकली चलने वाला नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। इट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कहने का प्राय है कि जो डिस्कशन
की टीचिंग मेथड है या परिचर्चा शिक्षण विधि है, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी सामूहिक रूप से मिलकर के एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत कोई एक डिसीजन लेते हैं। तो ये सामूहिक निर्णय लेने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है परिचर्चा विधि या डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड को हम कह सकते हैं कि यह जो है एक ऐसी विधि है जहां पर विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर के किसी समस्या या किसी विषय के संबंध में सामूहिक निर्णय लेते हैं। चर्चा पद्धति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच एक कोऑपरेटिव होता है, कोलैबोरेटिव होता है, सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है। इन द डिस्कशन मेथड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। कहने का अभिप्राय है कि कक्षा में शिक्षक जो है वो टीचर डोमिनेटेड क्लास नहीं होती है या स्टूडेंट डोमिनेटेड नहीं होती है, बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के दोनों सहयोगात्मक रूप से कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अंत में किसी एक सहमति पर या परिणाम पर पहुंचते हैं। इस शिक्षण विधि में विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में एक्टिव होता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है या लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड होता है, क्योंकि इस शिक्षण विधि में जो विद्यार्थी होता है वह सक्रिय रूप से भाग लेता है। इन दिस टीचिंग मेथड द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। और जो परिचर्चा विधि है, परिचर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षक पूर्व में ही विद्यार्थियों को चर्चा का विषय, चर्चा का दिन, समय, अवधि एवं कालांश आदि सुनिश्चित कर देता है और विद्यार्थियों से चर्चित विषय सामग्री के सभी पक्षों को तैयार करके लाने के लिए कहता है। अर्थात जो चर्चा विधि या परिचर्चा विधि की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत जो शिक्षक होगा उसको जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर, जिस समस्या पर चर्चा करना होता है उसके बारे में वह अपने विद्यार्थियों को पूर्व में ही अवगत कर देता है, पूर्व में ही बता देता है कि चर्चा कब होगी, चर्चा के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है, अवधि है, वो कितनी है, किस पीरियड में चर्चा होगी और किस टॉपिक पर चर्चा होगी, कंटेंट क्या है, किस कंटेंट को आप पढ़ के आएंगे, समस्या क्या है, इन सब की जानकारी विद्यार्थी को शिक्षक पूर्व में ही दे देता है, पहले ही दे देता है, जिससे विद्यार्थी उस टॉपिक, उस विषय, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी पक्षों को पढ़ लिख करके तैयार करके आते हैं, जिससे कि वो कक्षा में अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से डिस्कशन कर सकें। इन द डिस्कशन मेथड द टीचर इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट इन एडवांस अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, date, time, duration and the time period etc. and ask the students to prepare all the aspects of discussion subject material। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस जो परिचर्चा विधि होती है, इस परिचर्चा विधि का जो टॉपिक होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो शिक्षक डिसाइड कर सकता है और उस प्रॉब्लम या उस विषय से रिलेटेड जो पृष्ठभूमि होती है शिक्षक बताता है और उसके साथ साथ विद्यार्थी जो है लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुस्तकों का भी प्रयोग कर सकते हैं उस टॉपिक और उस समस्या के बारे में अधिक जानने के लिए। तो शिक्षक विषय वस्तु की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय सहायक सामग्री एवं पुस्तकें आदि की भी जानकारी प्रदान करता है कि जो टॉपिक है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, इससे संबंधित आपको मैटर कहां मिलेगा, कंटेंट कहां मिलेगा, कहां से आप पढ़ सकते हैं, कौन सी किताब देख सकते हैं। आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में ए जर्नल्स हैं, ए पुस्तकें हैं, इनका आप अध्ययन करिए इस टॉपिक से संबंधित। तो शिक्षक जो होता है वो कंटेंट की या विषय वस्तु की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय सहायक सामग्री एवं पुस्तकों आदि की जानकारी प्रदान करता है। द टीचर आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैकग्राउंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लाइब्रेरी सपोर्ट मटेरियल्स एंड बुक्स etc। अब हम लोग बात करते हैं कि जो चर्चा विधि है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो जो चर्चा है डियर स्टूडेंट्स, वह मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो चर्चाएं होती हैं वो हम सभी लोग चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो हो सकती है फॉर्मल डिस्कशन हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल डिस्कशन जो हम लोग बात करते हैं होता है वाद विवाद या जिसको डिबेट कहते हैं, संगोष्ठी हो सकती है, पैनल या गोल में सम्मेलन हो सकता है। डिस्कशन में भी इनफॉर्मल और फॉर्मल सच एज डिबेट, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पैनल और ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये सभी जो है चर्चा के प्रकार है। चर्चा मुख्य रूप से एक तो हम सभी लोग सामान्य भाषा में जो चर्चा करते हैं, दिन प्रतिदिन जो चर्चा करते रहते हैं, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल या अनौपचारिक डिस्कशन। और जो फॉर्मल डिस्कशन होता है उसके अंतर्गत वाद विवाद, संगोष्ठी, पैनल या गोल में सम्मेलन आदि आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिबेट, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, पैनल डिस्कशन etc। अब
जो चर्चा है, चर्चा के जो ढेर सारे प्रकार है, इन सभी प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार को कक्षा में शिक्षक के द्वारा अपनाया जा सकता है। इनमें से कोई भी एक रूप शिक्षक के द्वारा क्लास में अडॉप्ट किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे चर्चा विधि के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्कशन मेथड्स। तो जो चर्चा विधि है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मुख्य रूप से जॉनसन साहब के अनुसार 4 हैं। ये चार कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द कंस्टिट्यूएंट्स मेथड्स ऑफ डिस्कशन आर, द फर्स्ट वन इज द लीडर ऑफ द डिस्कशन और लीडर ऑफ द ग्रुप। यहां पे जो है, जो सबसे पहला होता है, जो डिस्कशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें लीडर की भूमिका कौन निभाएगा? तो पहला कंस्टिट्यूएंट, पहला कंपोनेंट, पहला घटक होता है लीडर और दूसरा होता है वो ग्रुप या समूह। तो अब देखिए, जो लीडर है वो कौन होता है? कक्षा में जब टीचिंग चल रही होती है, डिस्कशन मेथड के द्वारा जब शिक्षण का कार्य होता है, तो वहां पे लीडर की भूमिका में होता है शिक्षक। और जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो क्या होता है? कक्षा का, विद्यार्थियों का समूह होता है। थर्ड वन इज द प्रॉब्लम या समस्या। वो जो समस्या, वो विषय, वो टॉपिक होना चाहिए जो जिस पर कि हमको चर्चा करनी है। और चौथा होता है कंटेंट या विषय वस्तु। तो इस तरह से मिलाकर के, कुल मिलाकर के 4 कंपोनेंट, 4 घटक होते हैं चर्चा विधि के। लीडर, ग्रुप, प्रॉब्लम एंड कंटेंट, नेता, समूह, समस्या और विषय वस्तु। तो पहला जो है वो है दैट इज द लीडर। चर्चा शिक्षण पद्धति में लीडर कौन होता है? टीचर जो होता है वो लीडर की भूमिका में होता है। इन डिस्कशन टीचिंग मेथड द टीचर एक्ट्स एज द लीडर। चर्चा शिक्षण पद्धति में शिक्षक नेता के रूप में कार्य करता है। और जो शिक्षक होता है, नेता होता है, वही पूरी प्लानिंग बनाता है, पूरी योजना बनाता है, टॉपिक डिसाइड करता है, विषय वस्तु का चयन करता है, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम लीडर का या शिक्षक का ही होता है। तो शिक्षक ही चर्चा की योजना बनाता है, विषय वस्तु का चयन करता है और संगठन आज का कार्य करता है। द टीचर हिमसेल्फ प्लान्स द डिस्कशन, सेलेक्ट द सब्जेक्ट मैटर, ऑर्गेनाइज इट, etc। जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है डिस्कशन के मेथड में, क्योंकि वही क्या करता है? लीडरशिप का काम करता है, वही विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता है और वही जो है उसी का ही रोल होता है कक्षा में एक हेल्दी डिस्कशन कराने में, कक्षा में डिसिप्लिन बनाए रखने में। एक नेता के रूप में शिक्षक का कार्य चर्चा का नेतृत्व और मार्गदर्शन करना है, साथ ही यह भी देखना है कि समूह के सभी सदस्य चर्चा में भाग लें। ये सबसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, अर्थात कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी डिस्कशन में भाग लें, यह अनिवार्य है। और इसका ध्यान कौन रखेगा? इसका ध्यान शिक्षक रखेगा। एज अ लीडर, teacher's function is to lead and guide the discussion as well as to see that all the members of the group participate in the discussion। अर्थात जो डिस्कशन होगा कक्षा में, क्लास में जो चर्चा पर चर्चा होगी, इसमें कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी उस समूह के सदस्य हैं, उन सभी को सहभाग करना अनिवार्य है। उन सभी को बोलने का अवसर भी मिलना चाहिए और उन सभी को बोलना भी चाहिए, उन सभी को सहभाग करना, पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होता है। सभी सदस्य चर्चा में भाग लें, यह देखना शिक्षक का काम या लीडर का काम होता है। दूसरा है समूह, जो सेकंड कंपोनेंट है, दूसरा घटक है, दैट इज द ग्रुप या समूह। और समूह किससे बनता है? जो पर्यावरण कक्षा के या क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मिलाकर के हमारा समूह या ग्रुप बनता है। तो पर्यावरण शिक्षा कक्षा के विद्यार्थी ही चर्चा हित समूह बनाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन क्लास देमसेल्व्स फॉर्म द ग्रुप ऑफ द डिस्कशन। और जो कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी अर्थात समूह के सभी सदस्यों को, जो सभी समूह के जो सभी सदस्य होते हैं, सभी सदस्यों का चर्चा में प्रतिभाग करना, चर्चा में अपना योगदान देना अनिवार्य होता है। भले ही सभी विद्यार्थियों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, अर्थात सभी विद्यार्थी क्या होते हैं, वे उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनकी बुद्धि, उनकी स्वभाव, उनकी रुचि आज जो है डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन सभी को अपना अपना योगदान चर्चा में देना होता है। तो कक्षा के सभी विद्यार्थी जो होते हैं, समूह के जो सभी सदस्य होते हैं, वे अपनी बुद्धि, स्वभाव, रुचियों आदि के स्तर में भिन्न होते हैं। All the students in the class, all members of the group differ in their level of intelligence, nature, interest, etc। और तभी यह कक्षा मिलकर के एक डिस्कशन का समूह बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएं हैं, यहाँ पे वेरिएशंस हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो समूह के सदस्य, सभी एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट हैं। बुद्धि के स्तर पर, स्वभाव के स्तर पर, इंटरेस्ट के एरिया पे, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सभी के आधार पे वे सभी डिफरेंट, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट है। इसीलिए एक ऐसे अच्छे समूह का निर्माण करते हैं जिसमें एक
अच्छा डिस्कशन हो सकता है। तो इस प्रकार से कक्षा के सभी विद्यार्थी क्या है, एक दूसरे से इंडिविजुअली डिफरेंट है और वही मिलकर के डिस्कशन हेतु समूह का निर्माण करते हैं। समूह के प्रत्येक सदस्य को नेता द्वारा चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात शिक्षक का यह रोल होता है कि सभी विद्यार्थियों को वह मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे कि वे कक्षा में समान रूप से प्रतिभाग करें, चर्चा में समान रूप से प्रतिभाग करें। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप शुड बी encouraged by the leader or the teacher to participate actively in the discussion। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो कंपोनेंट, दैट इज द टॉपिक और प्रॉब्लम या विषय या समस्या। तो जो समस्या होता है, विषय होता है, वो पर्यावरण से या इन्वायरमेंट से रिलेटेड समस्या का चयन किया जाता है। और जो समस्या का चयन होगा वह ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक ही करता है, शिक्षक और विद्यार्थी मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के बाद ही उस विषय या उस समस्या का चयन करते हैं। तो चर्चा के लिए पर्यावरण से संबंधित विषय या समस्या का चयन शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा मिलकर के किया जाना चाहिए। द टॉपिक और प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनवायरनमेंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर डिस्कशन बाय बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। और जो समस्या होनी चाहिए उस समस्या रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट इन द केस सेंस कि वह समस्या पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित होनी चाहिए। ऐसी समस्या होनी चाहिए जो विद्यार्थियों से संबंधित हो। तो चयनित समस्या वास्तविक और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित होने चाहिए। द प्रॉब्लम सिलेक्टेड मस्ट बी रियल एंड रिलेटेड विद द एनवायरमेंटल इश्यूज। चर्चा का जो विषय है, जो चर्चा की जो समस्या है, वो विद्यार्थियों के लिए चैलेंजिंग भी होना चाहिए, जिससे कि वे विद्यार्थी क्या करेंगे, अगर जो चर्चा का विषय है, जो प्रॉब्लम है, वो चैलेंजिंग होगा, तभी विद्यार्थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पुस्तकालय में जाएंगे, पुस्तकों को देखेंगे, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ेंगे और वे अपनी तैयारी करेंगे। इसलिए चर्चा का विषय या चर्चा की समस्या विद्यार्थियों के दिमाग को चुनौती देने वाला होना चाहिए। द टॉपिक और प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्कशन शुड चैलेंज द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और जो चर्चा या विषय हम रखते हैं, जो टॉपिक रखते हैं, जो प्रॉब्लम रखते हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की समझ में आ जाए कि वास्तव में टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है। इसलिए समस्या विषय को एक निश्चित और सटीक शब्दों में पिरोना चाहिए। सटीक समस्या को परिभाषित करने के लिए निश्चित और सटीक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो विषय या समस्या को निश्चित और सटीक शब्दों में समूह के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। द टॉपिक और प्रॉब्लम शुड बी प्रेजेंटेड टू द ग्रुप और मेंबर्स इन डिफिनिट एंड प्रिसाइज वर्ड्स, जिससे समस्या के संबंध में, विषय के संबंध में ग्रुप के सदस्यों या विद्यार्थियों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संशय ना हो। और जो चौथा कंपोनेंट है, दैट इज द कंटेंट और विषय वस्तु। जो चौथा घटक है डिस्कशन मेथड्स का, वो है विषय वस्तु या घटक। और जॉनसन साहब ने इसके बारे में कहा है कि जो चर्चा की विषय वस्तु है वह ज्ञान, तथ्यों और सामान्यीकरण का वह समूह जिसका उपयोग किसी भी समस्या पर चर्चा और समाधान के लिए किया जाना चाहिए। तो चर्चा की विषय वस्तु क्या है? चर्चा की विषय वस्तु है ज्ञान, तथ्यों और सामान्यीकरण का वह समूह जिसका उपयोग किसी भी समस्या पर चर्चा और समाधान के लिए किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, द कंटेंट ऑफ द डिस्कशन इज द बॉडी ऑफ नॉलेज, facts and generalization which must be drawn upon if any problem is to be discussed and resolved। अर्थात जो चर्चा है, चर्चा की जो विषय वस्तु है, वो जो है फैक्ट्स पर आधारित हो, नॉलेज पर आधारित हो, और उसमें हमको अंत में किसी न किसी हम सामान्यीकरण पर पहुंचे, जनरलाइजेशन पर पहुंचने का हमें प्रयास करना चाहिए। चर्चा में हमें लगातार तथ्य और सामान्यीकरण का सहारा लेना चाहिए। जो कंटेंट है वो क्या है कि जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, सामान्यीकरण है, उन सभी सामान्यीकरण, वही तथ्य, वही फैक्ट्स, वही नॉलेज क्या हमारे लिए कंटेंट का कार्य करता है, विषय वस्तु का कार्य करता है। और उसी ज्ञान, तथ्य और सामान्यीकरण का सपोर्ट लेकर के हम एक हेल्दी डिस्कशन कर पाते हैं। तो चर्चा में हमें लगातार तथ्य और सामान्यीकरण का सहारा लेना पड़ता है। इन डिस्कशन वी हैव कॉन्स्टेंटली टू रिसॉर्ट to fact and generalizations। We have constantly to resort to fact and generalizations।
चर्चा के दौरान जो विषय है या समस्या है उसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा की जानी चाहिए और मतभेदों को दूर किया जाना चाहिए ताकि एक समझौते पर पहुंचा जा सके। अर्थात डिस्कशन जो होता है, चर्चा परिचर्चा जो विधि होती है वह विधि जो है मतभेद उत्पन्न करने के लिए नहीं होती है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोण से समूह के जितने भी सदस्य हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वे अपना विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन करते हैं और उद्देश्य क्या होता है कि अंत में एक कंक्लूजन पर पहुंचा जाए, एक सहमत पर पहुंचा जाए, एक एग्रीमेंट पर पहुंचा जाए, एक समझौते पर पहुंचा जाए। ड्यूरिंग डिस्कशन डिफरेंट व्यूज ऑन द टॉपिक और प्रॉब्लम शुड बी डिस्कस्ड एंड डिफरेंसेस शुड बी रिजॉल्व्ड सो दैट इन एग्रीमेंट कैन बी रीच्ड। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि डिस्कशन मेथड क्या है और डिस्कशन मेथड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी डिस्कशन और डिबेट में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन। वाद विवाद और चर्चा विधि में क्या अंतर होता है? तो वाद विवाद और चर्चा विधि में बहुत बड़ा अंतर है। जो वाद विवाद होता है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका उद्देश्य होता है जीतना, जबकि चर्चा जो है, चर्चा में या डिस्कशन में यहाँ पे ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, चर्चा करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनका उद्देश्य जीतना नहीं होता है, आर्गुमेंट नहीं करना होता, बल्कि उनका उद्देश्य होता है किसी एक एग्रीमेंट, सहमत या समझौते पर पहुंचना। तो वाद विवाद में प्रतिभागी, बहस करने वाला हमेशा अपने तर्क द्वारा जीतने की कोशिश करता है और कोई समझौता नहीं करता है। इन अ डिबेट the participants or debater always tries to win by his argument and does not make any compromise। जबकि जब हम चर्चा की बात करते हैं तो चर्चा के अंतर्गत समूह के सभी सदस्य समस्या के सभी पक्षों को साझा करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। इसमें समूह के सभी सदस्य किसी सहमत या समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचार विमर्श करते हैं। तो यहां पर उद्देश्य किसी आर्गुमेंट्स के द्वारा जीतना नहीं होता है, बल्कि समस्या से संबंधित जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जितने भी पक्ष हो सकते हैं, उन सभी पक्षों पर डिस्कशन करना होता है। यहाँ पर उद्देश्य इस पर डिस्कशन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं और उद्देश्य होता है कि हम उस प्रॉब्लम या उस विषय से संबंधित किसी एक आम सहमत पर, समझौते पर पहुंचे। अंडर डिस्कशन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप शेयर एंड इवैल्यूएट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। इन दिस ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिस्कस विद ईच अदर विद द एम ऑफ रीचिंग एन एग्रीमेंट। तो इस तरह से देखा जाए, जो चर्चा है और जो डिबेट है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो डिबेट होता है उसमें जो प्रतिभागी होता है वो जीतने का प्रयास करता है और वहां पे प्रतिस्पर्धा वो करता है, जबकि जो चर्चा होती है, चर्चा में जो प्रतिभागी होते हैं वहां पे जो प्रतिस्पर्धा होती है वो सहयोगात्मक प्रतिस्पर्धा होती है। तो चर्चा में भाग लेने वाले प्रतिभागी प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग की प्रक्रिया में परस्पर जुड़े होते हैं। अर्थात यहां पर कोऑपरेशन होता है, जो कंपटीशन होता है उसमें कोऑपरेशन होता है, लेकिन डिबेट में कोई भी कोऑपरेशन नहीं होता है। द पार्टिसिपेंट्स इन अ डिस्कशन आर इंटररिलेटेड इन अ प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन। ध्यान दीजिए, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन। और इस तरह से जो परिचर्चा है या चर्चा विधि है, इसके जो एक घोषित उद्देश्य होता है दैट इज द एग्रीमेंट या सहमति होता है। परिचर्चा का घोषित उद्देश्य सहमति होता है। द डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस्कशन इज एन एग्रीमेंट। अब चलिए, अब तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि चर्चा या परिचर्चा विधि क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे हमें करना चाहिए और चर्चा और वाद विवाद विधि में क्या अंतर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड या चर्चा विधि के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से लाभ हैं। तो पहला जो मेरिट है वह यह है कि यह विद्यार्थियों को सेल्फ एक्सप्रेशन या आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। आत्म अभिव्यक्ति में चर्चा विधि मदद करता है। चर्चा विधि विद्यार्थियों के मौखिक आत्म अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके तहत विषय पर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे उनके अंदर जो सेल्फ एक्सप्रेशन की पावर है, आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता है, वह डेवलप होती है। Helping in self-expression, discussion helps in improving the verbal self-expression of the students. Under this, every student is given equal opportunity to express his or views on the topic. चर्चा विद्यार्थियों के मौखिक आत्म अभिव्यक्ति को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके तहत विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर प्रदान किया जाता है। तो यह पहला मेरिट था। दूसरा मेरिट है, दूसरा गुण है कि
जो चर्चा विधि है इसमें जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर बल होता है। यहां पर सामूहिक निर्णय लिया जाता है। चर्चा पद्धति के अंतर्गत ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वे सभी मिलकर के सामूहिक निर्णय लेते हैं। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आर मेड इन द डिस्कशन मेथड्स। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग्स आर टेकन इन द डिस्कशन मेथड। तो ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी यह विशेषता है कि उच्चतर शिक्षण अधिगम जो होते हैं, शिक्षण अधिगम के जो हायर ऑर्डर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उद्देश्य होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को रैंकिंग करें तो उसमें नॉलेज अंडरस्टैंडिंग जो है लोअर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स है। लेकिन इसके बाद जब हम जाते हैं रीजनिंग करना, इवेल्युएशन करना, एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, क्रिएटिविटी, ये सभी हायर लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो हायर लेवल के टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स है, उन टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने, प्राप्त करने में डिस्कशन मेथड्स सहयोगी होता है। डिस्कशन मेथड्स के द्वारा हम अपने विद्यार्थियों के अंदर तार्किक और आलोचनात्मक चिंतन की योग्यता, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजनात्मकता की योग्यता का विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। So, the third merit is development of higher order teaching learning objectives through discussion teaching method. Higher level learning objectives such as ability of logical and critical thinking, evaluation, synthesis, analysis, creativity can be developed among students. Now, we comes on the fourth merit. चौथी विशेषता है, जो चौथी मेरिट है वो यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के सही तरीकों को विकसित करने का प्रयास डिस्कशन मेथड में किया जाता है। परिचर्चा विधि में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको रटने पर बल नहीं होता है, याद करने पर बल नहीं होता है, बल्कि विद्यार्थियों को उस जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक है, उस प्रॉब्लम या टॉपिक से संबंधित जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं उन पर उनकी समझ विकसित करने का हमारा प्रयास होता है। तो परिचर्चा विधि में ज्ञान प्राप्त करने के लिए याद करने और रटने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनते हैं, विषय समस्या के संबंध में वे अपनी समझ को विकसित करते हैं। डेवलपिंग द राइट वे टू एक्वायर नॉलेज इन द डिस्कशन मेथड, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज एंड रोट लर्न टू एक्वायर नॉलेज। In this method, students listen to different viewpoints and develop their understanding regarding the subjects or problems. जब डिस्कशन के दौरान, चर्चा के दौरान विद्यार्थी जो होते हैं वे विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने आप डेवलप हो जाती है। और जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग है, अर्थात एनालिसिस करने की, इवैल्यूएशन करने की योग्यता, सिंथेसिस करने की योग्यता, क्रिएटिविटी की योग्यता, वह सभी विकसित हो जाती है। नेक्स्ट मेरिट इज डेवलपिंग राइट एटीट्यूड और राइट अप्रोच। सही अभिवृत्ति या सही दृष्टिकोण का विकास करना। जो चर्चा विधि है या परिचर्चा विधि है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर सबसे पहले धैर्यपूर्वक सुनने का गुण विकसित किया जाता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी सामने वाले को पेशेंसली सुनेगा नहीं, तब तक वह उसके बारे में समझ नहीं पाएगा और उसका जवाब भी नहीं दे पाएगा, उससे संबंधित अपने व्यू पॉइंट को वह रख भी नहीं पाएगा। तो विद्यार्थियों के अंदर धैर्यपूर्वक सुनने की योग्यता, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, दूसरे के विचारों को सम्मान प्रदान करने की योग्यता, और साथ ही साथ जो अपनी बात है, जो अपने विचार हैं, उनको शांतिपूर्वक और साथ साथ आश्वस्त रूप से सभी के समक्ष रखने की योग्यता या आदत का विकास सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन मेथड के द्वारा या चर्चा विधि के द्वारा होता है। So the fifth merit is developing right attitude or approach. Under the discussion method, students develop the habit of listening patiently, understanding the other person's point of view, respecting the opinion of others, and presenting their views calmly but confidently before everyone. अब इसके अलावा जो 5 विशेषताओं के बारे में, मेरिट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इसके अलावा भी कुछ इसकी अदर अन्य विशेषताएं हैं, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स हैं। वे कौन कौन सी है? पहला, द फर्स्ट वन इज परिचर्चा विधि के प्रयोग से पाठ्यक्रम के क्रमिक अध्ययन को गति मिलती है। अर्थात जब हम डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं तो हम एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को अपनाते हैं अपने करिकुलम को आगे बढ़ाने का। वी यूज डिस्कशन मेथड जो डिस्कशन मेथड होता है, डिस्कशन मेथड के द्वारा क्रमिक अध्ययन की गति को बल मिलता है। यूज ऑफ डिस्कशन मेथड गिव्स एम्पटस टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सिलेबस। जो सिलेबस या करिकुलम है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी को बल मिलता है। सिस्टमैटिक स्टडी एक पाठ्यक्रम का हम कर पाते हैं डिस्कशन मेथड के द्वारा। जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि इस विधि में चिंतन व तर्क के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर मिलता है। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स
गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग, क्योंकि यह पूरी की पूरी जो विधि है वो विद्यार्थियों के चिंतन और तर्क के ऊपर ही आधारित होती है, इसलिए उनको चिंतन करने की, तर्क करने की योग्यता का विकास होता है, उनको चिंतन और तर्क करने का अवसर, पर्याप्त अवसर में यहाँ पे मिलता है इस विधि के द्वारा जब हम शिक्षण कर रहे होते हैं। जो तीसरी विशेषता है दैट इज चर्चा विधि द्वारा शिक्षक एवं विद्यार्थी में उचित भाव संपर्क एवं पाठन में अंतः क्रिया का विकास होता है। थ्रू द डिस्कशन मेथड प्रॉपर इमोशनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड इंटरेक्शन इन द टीचिंग डेवलप्स, अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक प्रॉपर इंटरेक्शन जो है डेवलप हो जाता है, एक इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जब चर्चा विधि के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षण के लिए परिचर्चा विधि एक स्वाभाविक और रोचक एवं प्रभावी विधि है, अर्थात चूंकि यह जो मेथड है, यह जो टीचिंग मेथड है, यह पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड है या विद्यार्थी केंद्रित है, और चूंकि विद्यार्थी इसमें पूरी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इसलिए वे बहुत ही अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, और जब वे इंटरेस्ट लेते हैं तो इस तरह से शिक्षण करना क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षण के लिए जो परिचर्चा विधि है वह एक स्वाभाविक, रोचक एवं प्रभावी विधि है। द डिस्कशन मेथड इज अ नेचुरली इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। और जो अगली विशेषता है वह यह है कि इस विधि द्वारा विद्यार्थी पर्यावरण के ज्ञात तथ्यों के आधार पर अज्ञात तथ्यों से परिचित होते हैं, अर्थात जो विद्यार्थी जितना पढ़ा है उसके अलावा उसको जो अननोन नॉलेज है, जिसके बारे में वो नहीं जानता है, लेकिन जब डिस्कशन में चर्चा परिचर्चा होती है, अन्य सदस्य या अन्य विद्यार्थी जब उस बिंदु को बताते हैं, उस पॉइंट्स को बताते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तब विद्यार्थी उन कॉन्सेप्ट्स को, उन नॉलेज को भी जान जाता है। तो इस तरह से इस विधि के द्वारा विद्यार्थी पर्यावरण की जो ज्ञात तथ्य हैं उनके आधार पर जो अज्ञात तथ्य है जिनके बारे में वो नहीं जानना होता है उससे भी वह परिचित हो जाता है। थ्रू दिस मेथड स्टूडेंट्स बिकम एक्वेंटेड विद द अननोन फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नोन फैक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। चलिए, ये सारी तो रही डिस्कशन मेथड्स की मेरिट्स या विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या कमियां। जो पहली सीमा है वो यह है कि प्रत्यक्ष अनुभवों का अभाव होता है। डिस्कशन मेथड में सिर्फ चर्चा पर चर्चा चलती है लेकिन डायरेक्ट एक्सपीरियंस का तो अवसर होता ही नहीं है। तो परिचर्चा विधि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष जानकारी और प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान नहीं करता है। इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल एकेडमिक डिस्कशन का कार्य करते हैं, वे प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं करते हैं। सो lack of direct experience in discussion methods. Discussion method does not provide direct information and direct experiences to the students. Students keep themselves busy in only in academic type of discussion. जो अगली कमी है, अगली जो इसकी सीमा है, लिमिटेशंस, वो यह है कि जब हम डिस्कशन मेथड्स के द्वारा टीचिंग का कार्य करते हैं तो वहां पे समय बहुत अधिक लगता है, यह बहुत ही अधिक टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर इसी मेथड्स के द्वारा हम सारे टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वह समय से पूरा नहीं हो पाएगा। और आप सभी जानते हैं कि एक करिकुलम को पढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे पास एक निश्चित समय होता है। सो द डिस्कशन मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ड्यू टू विच द सिलेबस कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन द गिवन टाइम और ऑन टाइम. जो तीसरी कमी है या तीसरी इसकी जो सीमा है वह यह है कि यह बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब परिचर्चा विधि के द्वारा हम शिक्षण कर रहे हो तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, जितने भी कक्षा के विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग ले पाए. होता क्या है जनरली कि ऐसे विद्यार्थी जो कि कुछ होशियार होते हैं, कुछ गिफ्टेड होते हैं, कुछ कक्षा के जो तेज विद्यार्थी होते हैं, वो पूरी की पूरी चर्चा को अपने कब्जे में ले लेते हैं. वे अन्य विद्यार्थियों को बोलने का अवसर नहीं देते हैं. वे विद्यार्थी जो थोड़ा सा शर्मीले स्वभाव के होते हैं, वे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपना बात रख नहीं पाते और वे बोलने से बचते हैं, चर्चा में भाग लेने से बचते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता. और जिन विद्यार्थियों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वे पूरा का पूरा डिस्कशन पे लीड कर जाते हैं. तो इस तरह से परिचर्चा विधि में सभी विद्यार्थी समान रूप से भाग नहीं ले पाते हैं. कुछ विद्यार्थी शर्मीले होते हैं या उनमें चर्चा में भाग लेने का आत्मविश्वास नहीं होता है, इसलिए होशियार छात्र हावी हो जाते हैं और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते हैं. All students are not able to participate equally in the discussion method. Some students are shy or do not have the confidence to participate in the discussion. Smart students dominate and do not let others to speak. जो अगली इसकी सीमा है
कमी है वह यह है कि जो चर्चाविद की सफलता है, इसकी सफलता के लिए चर्चा की विषय वस्तु या समस्या का विद्यार्थियों की रुचि के अनुकूल होना आवश्यक है। अर्थात जब यदि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रॉब्लम है, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे और पूरा का पूरा समय जो है वेस्ट हो जाएगा, चर्चा हमारा सफल नहीं हो पाएगा। तो फॉर द सक्सेस ऑफ डिस्कशन मेथड द सब्जेक्ट मैटर और प्रॉब्लम ऑफ द डिस्कशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। अर्थात विषय वस्तु या समस्या कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थियों के रुचि के अनुकूल होनी चाहिए जब हम चर्चा को सफलतापूर्वक करना चाहते हैं कक्षा में। अगला जो इसका डीमेरिट्स है या इसकी जो लिमिटेशंस हो यह है कि चर्चा हम तभी कर सकते हैं जब हमारा क्लास क्या हो, डिसिप्लिन्ड क्लास हो, कक्षा का क्लास का जो एनवायरनमेंट हो क्या हो, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट हो, जिसमें कि कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी सदस्य हैं, वे सभी मिलकर के एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से चर्चा कर सके, एक दूसरे की भावना का, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ सके, तभी चर्चा सफल हो पाएगी। तो चर्चाविद का प्रयोग करने के लिए कक्षा के उचित वातावरण का होना आवश्यक है। कक्षा में मिलकर सोचने की भावना का विकास किया जाना चाहिए। टू यूज द डिस्कशन मेथड it is necessary to have a proper atmosphere in the class. The spirit of collective thinking should be developed in the class. अगला जो इसका डिमेरिट या लिमिटेशन हो यह है कि कक्षा में डिस्कशन के दौरान जो होशियार बच्चे हैं वे पूरी तरह से लीड न कर पाए, इसको देखने का उत्तरदायित्व शिक्षक या लीडर का होता है। शिक्षक को ध्यान देना होगा कि सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर प्राप्त हो, साथ ही चर्चा को वाद विवाद नहीं बनने दिया जाए। होता क्या है कि बच्चे चर्चा करते करते धीरे धीरे फिर वे विन और लॉस में आ जाते हैं, वे वाद विवाद एक दूसरे से करने लगते हैं। तो लीडर के रूप में शिक्षक का यह कार्य होगा कि सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर प्राप्त हो, साथ ही कक्षा में जो डिस्कशन हो रहा है वह डिबेट ना बनने पाए। द टीचर मस्ट इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड द डिस्कशन शुड नॉट बी अलाउड टू टर्न इनटू अ डिबेट। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन सब यह है कि कक्षा में उचित अनुशासन का होना आवश्यक है। जब तक कक्षा में उचित या प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक जो है कक्षा में डिस्कशन नहीं हो सकता। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे, अर्थात उस क्लास का जो डिस्कशन होने वाला है उसको डिबेट बना लेंगे, वे विन और लॉस में चले जाएंगे, अर्थात वे एक दूसरे से जीतने का प्रयास करने लगेंगे डिस्कशन में, इसलिए वे एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कक्षा में उचित अनुशासन का होना आवश्यक है। परिचर्चा के दौरान कभी भी व्यक्तिगत आक्रमण नहीं करना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू हैव ए प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लास। पर्सनल अटैक शुड नेवर बी मेड ड्यूरिंग डिस्कशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत यह चर्चा किया कि डिस्कशन मेथड या चर्चाविद परिचर्चाविद होती क्या है, चर्चाविद या परिचर्चाविद की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, घटक क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेट एंड डिस्कशन, चर्चा और वाद विवाद में क्या अंतर है, चर्चाविद के कौन कौन से मेरिट्स हैं, गुण हैं, और चर्चाविद की कौन कौन सी सीमाएं हैं या लिमिटेशंस हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। चलिए आपके लिए कुछ मैं अभ्यास के प्रश्न लेकर के आया हूं, मूल्यांकन के प्रश्न लेकर आया हूं, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप अपने आंसर्स को कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके दे भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, चर्चा पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द की फीचर ऑफ डिस्कशन मेथड्स? योर ऑप्शंस आर ए रोट लर्निंग या रटना सीखना, बी पारस्परिक आदान प्रदान और तर्क म्यूचुअल एक्सचेंज एंड रीजनिंग, सी व्यक्तिगत सीखना है इंडिविजुअल लर्निंग, एंड डी इज मेमोराइजेशन या याद रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, जो चर्चा पद्धति की मुख्य विशेषता क्या है? दैट इज म्यूचुअल एक्सचेंज एंड रीजनिंग, पारस्परिक आदान प्रदान और तर्क करना। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, चर्चा पद्धति में नेता की भूमिका कौन निभाता है? हु प्लेज द रोल ऑफ लीडर इन द डिस्कशन मेथड? टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर। तो चर्चा पद्धति में नेता की भूमिका में कौन होता है? शिक्षक होता है, टीचर होता है। तो यहां पर भी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या जो 3 है वो यह है कि कक्षा में चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ डिस्कशन इन क्लासरूम सेटिंग? ऑप्शंस आर रीचिंग एन एग्रीमेंट, सहमति पर पहुंचना, बहस जीतना, विनिंग एन आर्गुमेंट्स, तथ्यों को याद रखना, मेमोराइजिंग फैक्ट्स, संघर्ष से बचना या अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कक्षा में चर्चा पर चर्चा होती है, उसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वह क्या होता है? दैट इज द रीचिंग ऑन एन एग्रीमेंट, सहमति पर पहुंचना होता है। तो हियर जो
ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में डिस्कशन मेथड, जो एनवायरमेंटल टीचिंग का डिस्कशन मेथड है, चर्चा परिचर्चा विधि, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, घंटे का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन सभी विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हम मिलेंगे अगले क्लास में पर्यावरण शिक्षा की अगली प्रमुख विधि के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।